साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न 2 हमको हल करना है। निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है और ये किस तरीके से ज्ञात करना है। तो साथियों, जो भी वर्ग समीकरण होता है उसकी आदर्श स्थिति हम इस तरीके से मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि वर्ग समीकरण जो है आदर्श स्थिति में इस रूप में होगा तो इसका एक सूत्र होता है जिसको विभेदक का सूत्र होते हैं, जिसको d इक्वल टू b² माइनस 4ac या फिर इसी को डेल्टा इक्वल टू भी बोलते हैं। तो ये जो है विभेदक का सूत्र है। यहाँ पर जब हम b² माइनस 4ac को हल करेंगे इस वर्ग समीकरण से प्राप्त मानों के अनुसार, तो d के 3 प्रकार के मान प्राप्त होते हैं। d का मान या तो 0 के बराबर प्राप्त होगा, d का मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक प्राप्त होगा, या फिर d का मान 0 से छोटा या फिर ऋणात्मक प्राप्त होगा। मतलब ये शून्य मिले या फिर धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक। ठीक है, ये 3 प्रकार के मान हमको मिलते हैं। तो इन मानों के सहायता से हम बता सकते हैं कि जो वर्ग समीकरण हमको मिला हुआ है वो किस प्रकार से होगा। यदि 0 आता है, ठीक है, तो 0 यदि आता है तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। यदि 0 आता है तो वास्तविक और समान। लेकिन यदि धनात्मक आता है तो क्या होगा, वो भी वास्तविक ही होगा लेकिन असमान होता है। ठीक है, और यदि ऋणात्मक आता है तो ये क्या कहलाता है, इसका जो उत्तर होगा ये काल्पनिक और असमान होंगे। ये हमको पता चलता है कहाँ से, इन धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य मान प्राप्त होने पर। किससे? इस सूत्र की सहायता से, जिसको विभेदक का सूत्र या विविक्त कर का सूत्र कहा जाता है। तो इसी की सहायता से हम हल करेंगे यहाँ के प्रश्नों को। देखिए, आपके सामने जो प्रश्न रखा हुआ है पहला, यदि समीकरण का हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण जो हमको प्रश्न में मिला है कि तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ये लिखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण हमको मिला हुआ है उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करना है। तो इससे करने पर हमको क्या क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा। तो देखिए यहाँ जो ये हमारे पास है, a की जगह पर यहाँ क्या है, कोई संख्या नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। ठीक, b के लिए हम देखेंगे तो b की जगह पर यहाँ क्या है, -4 है, हमने लिख लिया -4। और फिर उसके बाद c इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि c की जगह पर यहाँ पर क्या है, 4। तो अब विभेदक के सूत्र में मान रखने पर, ठीक है, ये जो विभेदक का सूत्र है कौन सा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac में मान रखेंगे तो b² मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर क्या है, 1 है, c की जगह पर क्या है, 4 है, और b की जगह पर क्या था, -4, तो हमने b² की जगह पर -4 का स्क्वायर किया। अब आपको पता है कि -4 का स्क्वायर मतलब -4 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और ऋण का हो जाता है धन, इसलिए यहाँ पर आ गया 16। यहाँ पर 4 एकम 4 और फिर जो 4 आएगा उसका 4 से गुणा करेंगे तो 16। कितना आ गया साथियों, यहाँ पर उत्तर 0। तो यहाँ से क्या पता चलता है, अतः वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, 0 है तो वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब इसी तरह से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल करना है, चलिए करके देखते हैं।
यहाँ पर साथियों दूसरा क्वेश्चन है 2x² + 2x + 2 = 0। तो सेम कंडीशन, यही जो कंडीशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना, ये जो क्वेश्चन का समीकरण है उसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर a का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, देख लीजिए a की जगह पर क्या है, यहाँ 2 है तो 2 मिलेगा, b की जगह पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और c की जगह पर भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब विभेदक के सूत्र में मान रखने पर कहा गया है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे b की जगह पर b का मान कितना है, 2, तो 2 का घात 2 हमने रखा ऋण 4, और a की जगह पर हम रखेंगे 2 और c की जगह पर रखेंगे 2। अब मान मिला लीजिएगा, सभी मान जैसा यहाँ पर दिया है वैसे ही हमने रखा है। अब इसको हल करते हैं। 2 का घात 2 मतलब ये आ गया 4, आपको पता है, और ये 4 दूने 8 और 8 दूने 16, तो यहाँ पर आ गया -12। तो साथियों वैल्यू क्या मिला, डी का हमको यहाँ पर ऋण 12 मिला है, मतलब ऋणात्मक मिला है। तो ऋणात्मक का क्या होता है, काल्पनिक होता है और असमान होता है, अर्थात हम क्या कहेंगे, अतः वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे असमान होंगे, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काल्पनिक हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, मतलब वास्तविक नहीं होंगे ऐसा भी लिख सकते हैं यदि काल्पनिक आता है, काल्पनिक की कंडीशन में। बाकी जो है वास्तविक तो होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करके देखते हैं। साथियों ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। सेम समीकरण की तुलना इस समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर a की जगह पर आपको मिलेगा 3, इसलिए हमने a बराबर 3, b बराबर ऋण 2 वर्गमूल 6 और c बराबर 2 रखा है। अब विभेदक का जो सूत्र होता है d = b² - 4ac में मान रखने पर। अच्छा, कहीं कहीं पर इसको विभेदक की जगह पर विविक्त कर भी लिखा जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये विभेदक कहें या विविक्त कर कहें एक ही है। हाँ, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे b² की जगह पर आपका वैल्यू जो है -2 √6 का स्क्वायर -4, a की जगह पर हमने रखा 3 और c की जगह पर हमने रखा 2। तो जैसे आपको पता है -2 √6 इंटू -2 इंटू √6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ घात 2 है तो इनका गुणा होगा, तो ऋण और ऋण का तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा होगा 4, और वर्गमूल 6 का वर्गमूल 6 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, वर्गमूल हट जाता है, तो ये हो गया 6 चौक 24। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया 24, और आगे हम चलेंगे -4 तिया 12 दूने 24, यहाँ पर भी क्या आ गया, ये 0 आ जाएगा, 24 में से 24 गया, आ गया आपका 0। तो 0 आ जाने से d का मान यदि 0 आता है तो हमारे पास कंडीशन होता है d का वैल्यू यदि 0 आता है तो काल्पनिक और समान होते हैं, तो हम लिखेंगे अतः वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। मैंने अभी काल्पनिक बोल दिया था गलती से, d = 0 आता है तो वास्तविक और समान होंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, x² + 2 √5x - 1 = 0। इस समीकरण से तुलना किए तो a की जगह पर देखिए, यहाँ पर a की जगह पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, b की जगह पर देखिए यहाँ क्या है, 2 वर्गमूल 5 है, और c की जगह पर यहाँ देखिए ऋण 1 है, तो हमने उसको मान रख लिया, और विभेदक के सूत्र में इनका मान रखेंगे। तो b² की जगह पर हो जाएगा 2 √5 का स्क्वायर -4, a की जगह पर हो जाएगा 1 और c की जगह पर हो जाएगा -1। तो जैसा अभी हमने देखा था 2 √5 का स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू √5 का 2 इंटू √5 हमने किया, तो 2 दूने हो गया 4, और 5 का 5 से गुणा होगा 5, इस प्रकार से कितना आ गया 20। तो हमने रख दिया यहाँ पर 20 प्लस, देखिए माइनस और माइनस का हो गया प्लस, 4 एकम 4, यहाँ पर आ गया 24। तो d का वैल्यू यहाँ हमको क्या मिलता है 24। 24 का मतलब क्या है, ये धनात्मक मिला है, तो धनात्मक जब होता है तो क्या हो गया, अतः वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और असमान होते हैं, मतलब इसके जो दो उत्तर आएंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे।
तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका कंक्लूजन क्या आ गया, इस समीकरण के लिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो साथियों पांचवा क्वेश्चन है 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए तुलना किए, ए की जगह पर यहाँ क्या है 3/5 इसलिए ए बराबर 3/5, बी की जगह पर क्या है ऋण 2/3 इसलिए बी का 2/3 और सी की जगह पर क्या है 1 तो हमने ले लिया। अब विभेदक के सूत्र में मान रखेंगे तो बी स्क्वायर की जगह पर -2/3 का स्क्वायर और उसके बाद -4 इंटू ए की जगह पर आ जाएगा 3/5 गुणित 1। तो यहाँ पर देखिए 2/3 ऋण का स्क्वायर है, मतलब ऋण 2/3 का ऋण 2/3 से ही गुणा करेंगे। ऋण और ऋण का तो धन हो गया, 2 दूने हो गया 4 और ये 3 तिया हो गया 9। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4/9 आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा देखते हैं, 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो यहाँ आ गया 12/5। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम हल करते हैं इस तरीके से कि 4/9 ऋण 12/5 है, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 5 का 4 से गुणा हो गया 4 पंचे 20 और ऋण 9 का 12 से गुणा हो गया 12 निया 108 और नीचे आ गया 9 का 5 से गुणा हो गया 45। तो यहाँ 20 में से ये गया, ये हो गया 88/45, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। हम यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं ना, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रफ वर्क किया तो हमको क्या मिलता है -88/45। तो ये हमारा यहाँ के लिए उत्तर हो गया -88/45। तो ये किस में आया है, माइनस में आया है, मतलब ऋणात्मक मिलता है। तो जब ऋणात्मक मान आता है, देखिए ऋणात्मक मान आता है तो हम क्या कहते हैं कि काल्पनिक होता है और असमान होता है। तो हमारे पास जो इसका कंक्लूजन मिलेगा कि ये जो वर्ग समीकरण है इसको जब हल किया जाएगा, विविक्त कर से इसको चेक किया जाएगा, इसकी प्रकृति चेक करी जाएगी, तो ये क्या मिलेगा, इस वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। तो इस प्रकार से ही आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। उम्मीद है साथियों प्रश्न समझ में आया होगा, मेथड भी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो तुरंत आप बना लीजिएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो हमको कमेंट करके अपने सुझाव, अपने प्रश्न जरूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।